नमस्कार साथियों, आप सभी का ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का अध्ययन कर रहे थे। हमारी केमिस्ट्री की एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारी केमिस्ट्री की दूसरी क्लास है जिसमें हम जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं, पदार्थ की अवस्थाओं में अंत परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक होगा परमाणु एटम के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो पीछे की क्लास का कुछ चीज बाकी रह गया तो वो पढ़ रहे हैं। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। जिसमें से आपके ठोस, द्रव, गैस पदार्थ की मूल अवस्थाएं होती है, प्लाज्मा चौथी अवस्थाएं होती है, 5वीं अवस्था बीईसी जिसे हम बॉस आइंस्टीन कंडेंसर कहते हैं। तो हमने वो चीज तो पढ़ी, लेकिन अब हमें पढ़ना है कि पदार्थ की अवस्थाओं में अंत परिवर्तन कैसे होता है। अर्थात पदार्थ की कोई एक अवस्था जब किसी दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है तो वहां पे एक विशेष प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया को हम एक विशेष नाम देते हैं। अर्थात हम यदि कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में या वह द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उस प्रोसेस, उस प्रक्रिया को हम एक विशेष नाम से देते हैं। उस प्रक्रिया का क्या क्या नाम हो सकते हैं वो हम डिस्कस करने वाले। चलिए थोड़ा समझते हैं। हमें पता है कि जो जल होता है H2O वो आपके ठोस रूप में भी पाया जाता है, द्रव रूप में भी पाया जाता है और गैस रूप में भी पाया जाता है। अगर हमारा जो H2O है, H2O अगर सॉलिड रूप में, सॉलिड फॉर्म में, तो उसे हम क्या कहते हैं? बर्फ कहते हैं। और यदि हमारा H2O है वो लिक्विड रूप में, तो उसे हम क्या कहेंगे? जल कहेंगे या पानी कहेंगे। और यदि हमारा H2O गैस रूप में, तो इसे हम क्या कहेंगे? भाप कहेंगे या क्या कहेंगे? वाष्प कहेंगे। ये बात समझ में आ रही क्या? कि जल तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, द्रव अवस्था में भी पाया जाता है और गैस अवस्था में भी पाया जाता है, जिसे हम बर्फ, पानी और भाप या वाष्प कहते हैं। तो हम जो पदार्थ की अवस्था में अंत परिवर्तन होता है इसको जल के एग्जाम्पल से लेकर समझने वाले। तो थोड़ा देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बर्फ ले रहा हूं, यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूं? एक बार हम इसको साफ कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूं? बर्फ ले रहा हूं। जैसे ये हमारा बर्फ है और हमें पता है कि बर्फ है वो H2O तो है, लेकिन किस रूप में? सॉलिड फॉर्म में, अर्थात ठोस रूप में। ये बात समझ में आ गई क्या? जो हमारा बर्फ है वो H2O की सॉलिड फॉर्म में अर्थात ठोस रूप है। और अगर यहाँ पे हम जल की बात करें तो जो जल होगा वो H2O तो होगा, लेकिन किस फॉर्म होगा? लिक्विड रूप में होगा, अर्थात द्रव रूप में होगा कि नहीं होगा? ये बात आपको समझ में आ गई। और यहाँ पे मैं ले रहा हूं भाप या वाष्प। और ये जो हमारी भाप या वाष्प है वो H2O की किस रूप में? गैस रूप में होगा, अर्थात हम इसे कहेंगे गैस। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा समझते हैं कि हमने एक कटोरी में बर्फ लिया है और वो बर्फ जम गया। अब हम उसको फ्रीज से बाहर निकाल रहे हैं। तो जब हम उस बर्फ को फ्रीज से बाहर निकाल रहे तो हम कुछ समय बाद देखते हैं वो बर्फ पूर्णतः पिघल गया है। अर्थात जो बर्फ है वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो आपके जल में हो गया। अर्थात कोई भी पदार्थ अगर ठोस से द्रव अवस्था में बदलता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गलन कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम गलन, मेल्टिंग कहते हैं। तो एक बार मैं बोल रहा हूं, आप नोट करना चाहिए तो कर सकते हैं। यदि कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो हम इस प्रक्रिया को गलन या मेल्टिंग कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि जैसे हमने एक कटोरी में पानी लिया और हम उसको गर्म करते जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कुछ समय बाद वो पानी भाप या वाष्प बनना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे हम ज्यादा गर्म करते हैं तो एक समय ऐसा था कि वो पूरा का पूरा पानी आपके भाप या वाष्प बन के उड़ जाता। अर्थात हमने जो पानी लिया था वो किस में कन्वर्ट हो गया? भाप या वाष्प में कन्वर्ट हो गया। अर्थात वो जो पदार्थ है वो द्रव अवस्था से किस अवस्था में कन्वर्ट हो गया? गैस अवस्था में। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण, इवेपोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण, इवेपोरेशन कहते हैं। यहां पे बात समझ में आ गई क्या?
तो वाष्पीकरण की परिभाषा क्या होगी? यदि कोई पदार्थ आपके द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलता है तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण इवेपोरेशन कहते हैं। यहाँ पे बात समझ में आ गई। अब थोड़ा हम उल्टा सोचते हैं। उल्टा कैसे सोचते हैं थोड़ा देखना। अब हम उल्टा कैसे सोचते हैं थोड़ा समझना कि यदि कोई द्रव है, हमने एक जो कटोरी में आपके क्या लिया, पानी लिया, उसको हमने फ्रिज में रख दिया, तो हम देखते कुछ समय वो बर्फ में बदल जाता है। अर्थात हमने जो द्रव लिया वो किस में चेंज हो गया? ठोस में चेंज हो गया। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम हिमीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हिमीकरण, फ्रीजिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम हिमीकरण, अर्थात यदि कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है तो इस प्रक्रिया को हम हिमीकरण, फ्रीजिंग कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब थोड़ा समझते हैं, यदि कोई भाप या वाष्प है वो द्रव में बदल गया, कैसे बदलेगा थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमने क्या किया, एक पात्र में जल ले लिया, पानी ले लिया जो लिक्विड रूप में था, उसको हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। बर्नर लगा दिया और हम इसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। और हमने इस पात्र के ऊपर एक ढक्कन लगा दिया। पात्र के ऊपर क्या लगा दिया? ढक्कन लगा दिया। हम देखते हैं जैसे जैसे पानी गर्म होता है तो कुछ समय बाद भाप बनना शुरू हो जाता है। भाप बनना शुरू हो जाता है और वो जो भाप है वो इस ढक्कन के जो आंतरिक दीवार है इससे टकराती है और यहाँ ठंडी होकर छोटी छोटी बूंदों के रूप में इकट्ठी हो जाती है। आप देखते नहीं देखते हो, अगर आप किसी बर्तन के ऊपर ढक्कन रहते हो तो उसके नीचे जब कुछ समय बाद आप देखते उसके नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है। वो कैसे होता है? जो भाप बन रही है ना, वो भाप है इस ढक्कन से टकराती है और छोटी छोटी बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाती है। अर्थात वो भाप किस में कन्वर्ट हो रहा है? वापिस पानी में कन्वर्ट हो रहा है। हम कहते हैं यदि कोई पदार्थ गैस अवस्था से आपके द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को संघनन, कंडेंसेशन कहते हैं। यहाँ पे बात समझ में आ गई क्या? यदि कोई पदार्थ गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो ये प्रक्रिया संघनन, कंडेंसेशन कहलाते हैं। सामान्य उदाहरण है जैसे आप दूध गर्म करते हैं और ऊपर ढक्कन रखते हैं तो आप देखते कुछ समय बाद उसके नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है। वो कैसे हुआ? जब हमने दूध को गर्म किया तो उसके अंदर का जो पानी है वो भाप बना और वो उसके ऊपर ढक्कन रखा था उसके पैंदे से टकराया और छोटी छोटी बूंदों के रूप में क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। तो यहाँ पे बात समझ में आ गई। चलिए अब हम अच्छा समझते हैं। हमारा एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आता है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। और ये ऊर्ध्वपातन और सब्लिमेशन को समझाने के लिए मैंने ये आपके पदार्थ की अवस्था में अंत परिवर्तन टॉपिक लिया है। तो थोड़ा समझते हैं ऊर्ध्वपातन में क्या होता है। कोई भी, जैसे ऊर्ध्वपातन को समझने के लिए आप कपूर का एग्जांपल ले सकते हो। जैसे आपने मार्केट से कपूर खरीदा है और आप जैसे ही उसको बाहर निकाल के रखते हो तो आप देखते कुछ समय बाद वो कपूर स्वतः ही उड़ जाता है। मतलब वो कपूर था हमारा ठोस फॉर्म में था और वो बिना द्रव में चेंज हुए सीधा किस में चला जाता है? भाप बन जाता है, वाष्प बन जाता है, सीधा गैस अवस्था में चला जाता है। तो यदि कोई पदार्थ ठोस अवस्था से बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहते हैं। यहाँ पे बात समझ में आ रही है क्या? यदि कोई पदार्थ ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में बदले गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहलाते हैं। और ऊर्ध्वपातन की जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ है जिनमें ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन का गुण पाया जाता है। तो पहला एग्जाम्पल आता है कपूर, दूसरा आप देखते हो आयोडीन की कमी से हमारे जो गले की थायराइड ग्रंथि है वो फूल जाती है जिससे हमें गेंगा या गलकंड रोग हो सकता है। इस कारण जो हमारा नमक है उसमें आयोडीन होना आवश्यक है। तो आयोडीन में भी ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। वो भी सीधे ठोस फॉर्म से बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस रूप में चला जाता है। तीसरा हमारा एग्जाम्पल है नौशादर कुछ भी नहीं है, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। इसी को हम नौशादर बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। यहां पे बात समझ में आ गई। और चौथा है हमारा
ठोस CO2, ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम सूक्ष्म बर्फ ड्राई आइस भी कहते हैं। ये भी इसका एग्जांपल है। जो ठोस CO2 होते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें भी ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। वो भी सीधे ठोस फॉर्म से बिना द्रव में चेंज हुए सीधी गैस अवस्था में चली जाती है, और इसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म बर्फ ड्राई आइस भी कहते हैं। एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है कि ड्राई आइस क्या होता है, आपको उसका उत्तर देना ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। और आपके जो ठोस CO2 है उसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। दो और है, एक तो नेफ्थालीन, ठीक है, जिसका फॉर्म होता है C10H8, जिसका फॉर्म होता है C10H8, ठीक है। नेफ्थलीन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, हाइड्रोकार्बन है। जब हम कार्बन व उसके यौगिक के बारे में डिस्कस करेंगे वहां पे ये चीजें पढ़ लेंगे। और हमारे छठा है हमारा एंथ्रासीन। छठा कौन सा है, एंथ्रासाइड, इसका फॉर्म होता है C14H10, और ये भी एक प्रकार का आपके कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक कंपाउंड है। तो हमने देखा कि जो हमारा ऊर्ध्वपातन है वो बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके जो एग्जाम्पल है, यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन क्या है, यदि कोई पदार्थ ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, तो हम इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल कौन कौन से, कपूर, आयोडीन, नौसदर, जिसे हम अमोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं, NH4Cl, और आपके ठोस CO2 जिसे हम सूक्ष्म बर्फ कहते हैं, और पांचवा हमारा नेफ्थलीन, और छठा एंथ्रासाइन। नेफ्थलीन और एंथ्रासाइन आपके दोनों कार्बनिक कंपाउंड है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। तो ये जो हमने गलन पढ़ा, वाष्पीकरण पढ़ा, हिमीकरण पढ़ा, संघनन पढ़ा, ऊर्ध्वपातन पढ़ा, हमने 5 प्रक्रिया पढ़ी जो पदार्थ की अवस्थाओं में अंत्य परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। चलिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि पदार्थ की अवस्था में अंतिम परिवर्तन से संबंधित हमारे पास 2 शब्द आते हैं। एक तो हम बोलते हैं गलनांक, जिसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट BP, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट BP, MP, ठीक है, ये बोलते हैं। और दूसरा शब्द हमारे पास आता है क्वथनांक। क्या आता है, क्वथनांक, जिसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट BP, बॉइलिंग पॉइंट BP बोलते हैं। इन दोनों को समझते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, या किन किन के हमें MP और BP याद रखने एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो थोड़ा समझते हैं कि जैसे हमने बर्फ लिया और अपने फ्रिज से भी बर्फ को बाहर निकाला। जब हमने बर्फ को बाहर निकाला तो उसका टेम्परेचर समझ लीजिए -5 डिग्री सेंटीग्रेड था। और जैसे ही हम उसको बाहर निकालते हैं तो कमरे के ताप पर उसका जो उसका टेम्परेचर है वो धीरे धीरे गिरने लगता है। -5 से -4 होता है, फिर -3 होता है, फिर -2 होता है, फिर -1 होता है, फिर क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, हम देखते हैं कि वो बर्फ है पिघलना या गलना प्रारंभ कर देती है। और जो बर्फ है पिघलना या गलना प्रारंभ कर देती है, और वह जिस ताप पर पिघलना या गलना प्रारंभ कर देती है उस ताप को ही हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे और टेम्परेचर बढ़ेगा, 1 होगा, 2 होगा, तो बर्फ क्या होगी, और पिघलेगी, और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब बर्फ है वो पूरी तरह पिघल जाएगी। जो पूरी तरह पिघल, वो हमारा गलनांक नहीं होगा। हमारा गलनांक तो क्या होगा, वह निश्चित ताप जिस पर उस बर्फ ने पिघलना या गलना प्रारंभ कर दिया, वो हमारा जो ताप वो क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। इसकी परिभाषा क्या बनती है, जो रियल परिभाषा वो मैं बोल रहा हूं, आपको थोड़ा देखना है कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस निश्चित ताप को हम क्या कहेंगे, उस पदार्थ का हम क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट MP कहेंगे। तो हमें पता चल गया कि जल का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम इसको केल्विन लिखे तो 273 केल्विन
हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? हमें जल का गलनांक तो पता चल गया, लेकिन हमें पारे का जो गलनांक होता है वो भी याद रखना। पारे का गलनांक होता है आपके 39 डिग्री सेल्सियस। कितना भाई? 39 डिग्री सेल्सियस। वैसे 38.8 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन आपको 39 डिग्री सेल्सियस याद रख सकते हो। और हमें क्या रखना, एक और रखना, मोम होता है ना, मोम जिसे हम वैक्स बोलते हैं, उसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है? 63 डिग्री सेल्सियस। 63 डिग्री सेल्सियस। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? हम बात कर रहे हैं कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलना प्रारंभ कर दे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम गलनांक कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, एमपी कहेंगे। और हमें इन चीजों के जो गलनांक है याद रखना। जल का जो गलनांक होता है वो कितना होता है भाई? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। केल्विन में भी याद रखना, एग्जाम पूछ सकते हैं। और आपको पारे का याद रखना कितना? 39 डिग्री सेल्सियस। और आपको मोम या वैक्स का याद रखना 63 डिग्री सेल्सियस। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम समझते हैं कि क्वथनांक क्या है। क्वथनांक को यहाँ पे समझते थोड़ा देखना कि जैसे हमने एक पात्र में क्या लिया? पानी ले लिया, और हम उस पानी को क्या कर रहे हैं? उस पानी को गर्म कर रहे हैं। तो हम देखते हैं जब पहले जो हमने पानी लिया उसका जो ताप है, कमरे के ताप पर समझिए कैसे समझ लो 27 डिग्री सेल्सियस था। और जैसे जैसे हम गर्म करें उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, 70 डिग्री सेल्सियस हो गया। और एक ऐसा टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर कितना होगा? 100। जब उसका पानी का जो ताप है 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो वो पानी है भाप में वाष्प में बदलना प्रारंभ कर देता है। चीज समझ रहे हो क्या? जैसे उसका ताप है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वो पानी भाप या वाष्प में बदलना प्रारंभ हो जाता है। तो इसका मतलब ये 100 डिग्री सेल्सियस वह निश्चित ताप है जिस पर वो पानी भाप या वाष्प में बदलना शुरू कर देता है। अर्थात कोई भी पदार्थ है वो द्रव अवस्था से किस में परिवर्तित हो जाएगा? गैस अवस्था में। और उस निश्चित ताप को हम क्या कहेंगे? उस निश्चित ताप को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट बीपी, या हम कहेंगे क्वथनांक। तो आपको पानी का क्वथनांक कितना देगा? 100 डिग्री सेल्सियस। इस ताप पर ही वो क्या है? भाप में बनना शुरू हो जाता है। हालांकि आगे जैसे जैसे हम उसको गर्म करते हैं आगे भाप बनती जाती है, लेकिन जहां से उसने भाप बनना शुरू किया उस ताप को हम क्या कहेंगे? उस ताप को हम कहेंगे क्वथनांक। तो इसकी जो परिभाषा मैं बोल रहा हूं, यदि कोई पदार्थ आपके द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना प्रारंभ कर देता है, वह निश्चित ताप क्या कहलाता है? वह निश्चित ताप आपके क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, बीपी कहलाता है। और हमें याद रखना जल का जो क्वथनांक होता है, जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है भाई? 100 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन लिखे 373 केल्विन। आपको पारे का याद रखना, पारे का जो क्वथनांक है कितना था? 357 डिग्री सेल्सियस। और पारे का जो बीपी है, बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ही हाई होता है। इस कारण पारे का उपयोग हम आपके थर्मामीटर में करते हैं, बैरोमीटर में करते हैं, ताकि वो इतना टेम्परेचर प्राप्त करे तब भी वो क्या? वाष्प नहीं बने, ठीक है, उड़े नहीं, ठीक है। और आपको एल्कोहल का ध्यान रखना है। एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये चीजें आपको थोड़ी याद रखनी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको गलनांक और क्वथनांक क्या होता है ये चीजें समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।